गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल। रंगों का ये खुशियों भरा त्यौहार हम सबके जीवन में प्यार मिलजुल कर रहने की भावना और नया उत्साह लाए। इसी की शुभकामना के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी तथा मलयालम भाषा में किया जाता था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी होम्योपैथी के जितने भी दर्शक हैं उन सभी के पास ज्ञान को साझा करना और सभी की सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी सॉरी। मैम एमडी होम्योपैथी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर एल आर शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर नम्रता एक एक्सपीरियंस क्लिनिशियन, डेडिकेटेड टीचर और एक्टिव रिसर्चर हैं। उन्होंने अपने रिसर्च वर्क को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट किया है। उनका टॉपिक डिप्रेशन वेल ट्रीटेड विथ होम्योपैथी ऑनलाइन पोस्टर प्रेजेंटेशन के रूप में फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रेजेंट हुआ है। उनके आर्टिकल्स वाइटल इन्फॉर्मर जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस और बैक एक मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शामिल हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंट सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेशन लिया है, जैसे थर्ड होम्योपैथी विजनमा सम्मेलन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा द्वारा ऑर्गेनाइज नेशनल सेमिनार न्यू दिल्ली। लेट्स वार्मली वेलकम डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी सॉरी यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता त्रिवेदी है। आज का मेरा टॉपिक है अनियमित मासिक धर्म जो होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके। आज का मेरा टॉपिक है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और होलिस्टिक होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव। मतलब जो ये अनियमित मासिक धर्म है उनको हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे केस हिस्ट्री लेके हम उन्हें क्योर कर सकते हैं। ओके। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मासिक धर्म क्या है। मासिक धर्म मतलब द पीरियोडिकल एंड साइक्लिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वेयर पीसेस ऑफ ब्लड पास थ्रू द सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना। मतलब जो ये मासिक धर्म है वो पीरियोडिकली और रेगुलर साइकिल है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे यूट्रस का जो इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उनका रेगुलरली शेडिंग होता है। अगर प्रेगनेंसी ना हुई तो वो जो एंडोमेट्रियम जो बना है प्रोजेस्टेरोन की वजह से ठीक हुआ है, वो सारा एंडोमेट्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो जो ब्लड है वो सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना थ्रू बॉडी के बाहर हो जाएंगे। नाउ इरेगुलर मेंसेस क्या है, अनियमित मासिक धर्म क्या है। इफ देर इज एनी डेविएशन, मतलब जो हमारा रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो रेगुलर मासिक धर्म है, उसमें इनमें से अगर कोई भी डेविएशन होगा, कोई भी एब्नॉर्मलिटी होगी, बदलाव आएगा, तो उनको हम बोलेंगे अनियमित मासिक धर्म। सबसे पहले नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल साइकिल लेंथ कितनी होती है, कितने दिन में मासिक धर्म आता है। नॉर्मली 28 प्लस और माइनस 7 डेज में दूसरी जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन आता है, तो जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लो है वो नॉर्मली 2 to 7 डेज तक आता है। जो ब्लड लॉस है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है हमारे बॉडी में से, फीमेल की बॉडी में से, अ, वो होता है 5 to 8 ml। सर मेरी पीपीटी दिख रही है? हेलो। हाँ मैम, शो हो रहा है अब। ओके सर। ओके। हाँ। और वो ये जो भी मासिक धर्म है उसमें रेगुलर ओव्यूलेटरी साइकिल होनी चाहिए। मतलब जो भी मासिक धर्म है उसमें रेगुलर ओव्यूलेशन होना चाहिए, अंडा है जो बाहर पड़ना चाहिए, उसको बोलते हैं रेगुलर ओव्यूलेटरी साइकिल। नाउ द अब यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स है। अगर हम बोले कि अनियमित मासिक धर्म है, तो उसमें ये सारी बहुत सारी टर्म्स भी ऐड हो जाती है। सबसे पहले एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब मासिक धर्म ना आना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बाद में सेकंड है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मीन्स जो हमने जो साइकिल की लेंथ बोली है कि 28 टू प्लस और माइनस 7 डेज होती है, तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि जो हमारी जो मासिक धर्म की साइकिल है वो 37 डेज प्लस चली जाती है, तब तक मासिक धर्म नहीं आता, दूसरी साइकिल स्टार्ट नहीं होती। बाद में है पॉलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉलीमेनोरिया मीन्स जो हमने बोला है कि 28 डेज में हमारी साइकिल आती है, तो पॉलीमेनोरिया में क्या होता है कि जो साइकिल की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है।
और कई लोगों को 13 डेज में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, 15 डेज में 2 बार आ जाती है, मतलब जो साइकिल की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। अब आता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मेनोरेजिया मतलब क्या, कि हमने अगली बार देखा था कि 5 to 80 ml जितना नॉर्मल ब्लड लॉस होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब मेनोरेजिया में क्या आता है कि 80 ml से ऊपर अगर एबनॉर्मली और हेवी ब्लड लॉस, मतलब बहुत टाइम तक, और अगर ज्यादा प्रमाण में ब्लड लॉस हो जाए बॉडी में से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसे बोलते हैं मेनोरेजिया। ना हो तो मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल साइकिल है, लेंथ है 30 डेज का, 28 ± 7 डेज का, उसके बीच में कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म आ जाता है, उनको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। बाद में हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया मीन्स जो भी हमारा नॉर्मल ब्लड लॉस है 5 to 8 ml, उससे भी कम ब्लड लॉस होना, उनको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। मतलब जो ब्लड लॉस है वो थोड़ा कम होना, लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लड। नाउ द डीयूबी, डिस्फंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो इरेगुलर मेंसेस है, उनका जो अनियमित मासिक धर्म है, उनका कोई कोज नहीं होता। लाइक सिस्टेमिक डिजीज लाइक थायराइड, डायबिटीज, ऐसा कोई कोज नहीं होगा, या ना ही तो कोई स्ट्रक्चरल डिजीज होगा। जबकि यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो उसमें भी अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। तो कोई भी सिस्टेमिक डिजीज या कोई भी स्ट्रक्चरल डिजीज नहीं होगा। लेकिन इरेगुलर मासिक धर्म किन की वजह से होगा, क्योंकि हमारा कोई हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर हमें अनियमित मासिक धर्म आए, तो उसको बोल सकते हैं डीयूबी, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। नाउ द व्हाट आर द कॉजेस फॉर अनियमित मासिक धर्म। फर्स्ट, पहला जो कोष है वो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में कौन कौन से कोष, मतलब जो फिजियोलॉजिकल कोष है जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हो, कोई उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कोषेस। फर्स्ट वन इज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जो भी हमारी प्यूबर्टी की एज होती है फीमेल की, उस टाइम पे कॉमन है, सामान्य है कि हमें इरेगुलर मासिक धर्म, अनियमित मासिक हो। बाद में है प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के पहले, अगर मेनोपॉज से पहले भी बहुत कॉमन है कि हमें अनियमित मासिक धर्म हो। थर्ड वन इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टेशन पीरियड है, उसमें भी बहुत मोस्ट कॉमन है कि अनियमित मासिक आना। और वो भी जो लैक्टेशन के ड्यूरिंग जो आता है, उसमें कोई डिसाइडेड नहीं होता कि रेगुलर मेंसेस विद एन ओव्यूलेटरी साइकिल कभी कभी होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। नाउ द स्ट्रेस। हम सबको पता ही है, आज जो भी लड़कियां है, जो भी लेडीज है, सबको स्ट्रेस होता ही है। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो मोस्ट कॉमन रीजन है अनियमित मासिक का। ओके, नाउ द वेट चेंजेस। कोई भी वेट गेन हो, अगर हमारा वेट बढ़ जाए, वेट कम हो जाए, दोनों रीजन है अनियमित मासिक धर्म के। सेकंड वन इज द एंडोक्राइनल कॉजेज। फर्स्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सबसे मोस्ट कॉमन है हमारी यंग जनरेशन में, आज की जनरेशन में। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बहुत सारा बाहर का फूड लेने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ये बहुत कॉमन डिजीज हो गया है आज के जमाने में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओवरी है ना, ओवरी में मल्टीपल बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक जो फॉलिकल होता है वो मेच्योर होके बाहर नहीं आता, फेलोपियन ट्यूब में नहीं आता। मतलब जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच लेवल लो हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है, और उनकी वजह से अनियमित मासिक धर्म तो आता है, पर उसके साथ साथ एक ओव्यूलेटरी साइकिल होती है। मतलब कि जो भी मासिक धर्म आता है उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडा मेच्योर होके बाहर नहीं होता, सिर्फ मासिक धर्म आता है। सेकंड वन इज थायराइड डिसऑर्डर। बोथ हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों डिजीज ऐसे है कि जिसमें अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। लाइक अगर हम हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो उसमें जनरली हमें देखने को मिलता है कि मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, ऐसी साइकिल साइकिल देखने को मिलती है। बट इन द हाइपोथायरॉइडिज्म की हम बात करें तो उसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो पूरा स्लो हो जाता है। तो उसकी वजह से जनरली हाइपोमेनोरिया मतलब मेंसेस कैंटी देखने को मिलता है। नाउ द हाइपरप्रोलिक्टेनिमिया, मतलब जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल अगर बढ़ जाए, उसका लेवल बढ़ने के मेन रीजन है स्ट्रेस, टेंशन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी अनियमित मासिक धर्म हो सकता है।
नाउ द एड्रिनल डिसऑर्डर मतलब उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर डिसीज है। सबसे मोस्ट कॉमन है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। मतलब जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर है, उसमें वो एकदम ओवर एक्टिव हो जाती है। ओवर एक्टिव होने की वजह से उसकी साइज भी बढ़ जाती है, और जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से अनियमित मासिक हो सकता है। ये जो कंजेनेटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया जो कंडीशन है वो कंजेनेटल है, मतलब मम्मी पापा दादा दादी उनमें से किसी में से भी हमें जेनेटिकली मिल सकती है। नाउ तो डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनके भी उनमें भी कॉमन है कि अनियमित मासिक। नाउ तो स्ट्रक्चरल कोशिश, ये जो स्ट्रक्चरल कोशिश है मोस्टली उसमें से बहुत सारे कोशिश है जो हमें होम्योपैथी में ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूटेराइन फाइब्रोइड। यूटेराइन फाइब्रोइड मतलब जो यूट्रस है उसमें नॉन नियोप्लास्टिक, मतलब कैंसर नहीं, सामान्य जो ट्यूमर होती है ए प्लास्टिक भी नॉन कैंसरस जो ट्यूमर होती है, जो गांठ होती है वो यूट्रस में होती है, उनको बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रोइड। यूटेराइन फाइब्रोइड में क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया हो सकता है, और जो यूटेराइन फाइब्रोइड है तो उसे होम्योपैथी में हम बहुत सारी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। साइज भी कम हो जाती है, और ब्लड लॉस जो होता है, जो ज्यादा ब्लड लॉस होता है उनको भी हम कम कर सकते हैं, और पेन भी नॉर्मल कर सकते हैं। नाउ द एंडोमेट्रियल पोलिप। एंडोमेट्रियल पोलिप में क्या होता है कि जो हमारे यूट्रस का जो इनर वॉल है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है, उसमें स्मॉल 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 पोलिप बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, उनको बोलते हैं एंडोमेट्रियल पोलिप। उनकी वजह से भी अनियमित मासिक हो सकता है। नाउ द एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस मीन्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे यूट्रस है उस उनकी इनर वॉल में एंडोमेट्रियम होता है। वो एंडोमेट्रियम है वो इनर वॉल में ही होना चाहिए, लेकिन एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो सिमिलर एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो हमारे जो यूट्रस का मिडल वॉल है, मसल वॉल, उसमें भी ग्रो होती है, तो उनको बोलते हैं कि एंटीनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस। उनकी वजह से भी डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस, हेवी और प्रोलॉन्ग मेंसेस, ब्लड फ्लो हो सकता है। नाउ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया मतलब जो हमारा एंडोमेट्रियल की इनर वॉल है यूट्रस की, उसका उसकी थिकनेस बढ़ जाना ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन। और ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कंडीशन है उस पे भी अनियमित मासिक स्राव हो सकता है, उसके साथ साथ पेनफुल मासिक भी हो सकता है। नाउ द मेलिग्नेंसी। जो भी हमारे यूट्रस सर्विकल कैंसर के जो केसेस होते हैं उसमें भी अनियमित मासिक है वो कॉमन है। नाउ द सिस्टमेटिक और एट्रोजेनिक डिसीज। तो क्या होता है कि सबसे पहले कॉमन है कोएगुलेशन डिसऑर्डर। कोएगुलेशन डिसऑर्डर में अगर आपने सुना होगा तो वॉन विलिब्रेंट डिसीज, मतलब जो हमारा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ब्लड प्रोटीन में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर होता है, जो भी डिसीज होते हैं, उसको बहुत कॉमन है कि हेवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब मेनोरेजिया एंड हाइपर मेट्रोलेजिया होना। नाउ द लीवर और रीनल डिजीज। लीवर जो है हमारा वो ईस्ट्रोजन का डिस्ट्रक्शन करता है। ईस्ट्रोजन का जो डिस्ट्रक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो सारा लीवर में होता है। तो अगर लीवर को कोई डिसीज है, रीनल डिसीज, रीनल डिसीज में मोस्टली हम बोलते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन जो फैक्टर है उसका जो सिक्रीशन है वो किडनी करती है। तो एनीमिया के कोशिश में मोस्ट कॉमन है जो हमारे खून की कमी होना, एनीमिया होना, हीमोग्लोबिन कम होना, इसमें मोस्ट कॉमन है कि अनियमित मासिक आता है। देन एंटीकोएगुलेंट। अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई फीमेल है जो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन ले रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोएगुलेशन जल्दी से नहीं होता, तो उसकी वजह से भी उनको अनियमित मासिक के साथ साथ जो ब्लीडिंग ब्लड लॉस है वो भी बढ़ जाता है, एंड मेट्रोरेजिया जैसी कंडीशन देखने मिलती है। नाउ तो हार्मोनल ड्रग्स। बहुत सारी लेडीज है जो ओसीपीएस लेती है, हार्मोनल ड्रग्स लेती है, तो उन लोगों में भी कॉमन है कि अनियमित मासिक। नाउ अगर हमने सारे कोशिश तो देख लिया कि अनियमित मासिक जो है वो कौन कौन से कोशिश में होता है, अब देखते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आया हमारे पास होम्योपैथी में, तो फिर हम उनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या क्या क्लिनिकल इवाल्युएशन कराएंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें उनकी डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी चाहिए कि कितने दिन का उनका जो मासिक धर्म है वो कितने दिन का है,
साइकिल की लेंथ कितनी है, कितने दिन तक आता है, जो भी ब्लीडिंग आता है वो नॉर्मल है या फिर ज्यादा आता है, कम आता है। बाद में ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मतलब कितने बेबी से कभी कोई अबॉर्शन हुआ है कि नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई हिस्ट्री है कि नहीं। इन ड्रग हिस्ट्री, लाइक कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि हार्मोनल पिल्स की वजह से भी अनियमित मासिक धर्म हो सकता है। नाउ जनरल एंड सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन में हमें उनका बीपी, टेम्परेचर, पल्स लेना चाहिए। फिर उनका वेट, अगर रिसेंटली कोई वेट गेन और वेट लॉस हुआ है तो उसकी वजह से भी अनियमित मासिक स्राव हो सकता है, तो वो भी लेना चाहिए। सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना चाहिए एंड pelvic examination for any growth or any uterine growth or any cervical growth. Now the laboratory investigation कौन कौन से करवाने थे? हमने सबसे पहले ही बोला था एमेनोरिया। एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल रीजन है प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले अगर कोई हमारे पास केस आया है अनियमित मासिक का था, तो बहुत बहुत टाइम से उनको मासिक आया ही नहीं है, तो सबसे पहले हमें यूपीटी करवाना चाहिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। बाद में सीबीसी करवा सकते हैं, क्योंकि एनीमिया रूल आउट भी करना होगा, क्योंकि एनीमिया की वजह से भी हमें अनियमित मासिक स्राव कई बार देखने को मिल सकता है। देन थायराइड प्रोफाइल, थायराइड चेक करने के लिए थायराइड प्रोफाइल करवाना चाहिए, टीएसएच, टी3, टी4 एंड सीरम प्रोलेक्टिन। प्रोटीन प्रोलेक्टिन का लेवल नॉर्मल है या बढ़ गया उनको देखने के लिए भी हमें सीरम प्रोलेक्टिन के रिपोर्ट की जांच करवानी चाहिए। देन इमेजिंग, मतलब यूएससी पेल्विस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी पैथोलॉजी इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस से, गर्भाशय के अंदर अगर कोई पैथोलॉजी है या नहीं है, जिसके हमने बोला था कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है, उन सब की वजह से भी अनियमित मासिक हो सकता है, तो यूएससी करवाना चाहिए। और एंडोमेट्रियल बायोप्सी, अगर कोई फैमिली में अगर कोई कैंसर का केस है, अगर हमें डाउट है कि इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, तो हमें एक बार एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवा लेनी चाहिए। नाउ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम अनियमित मासिक का? तो सबसे पहले अलर्ट साइट की बात करिए। तो सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए कि हमें जो कोष है, पहले तो कोष क्या कारण है, किस वजह से अनियमित मासिक हुआ है, उनको पकड़ना चाहिए। और अगर एनीमिया है, अगर ब्लड लॉस हुआ, हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी है, तो उनको करेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए चाहिए तो सबसे पहले एनएसआईडी, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो पेन के वो देनी चाहिए। अगर बहुत सारा पेन हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट जैसे कि ट्रेनेक्सेमिक एसिड। अगर उन लेडीज को बहुत सारे ब्लड लॉस हो रहा है, मेट्रोलॉजी की कंडीशन है, तो बहुत सारा ब्लड लॉस ना हो जाए, एनीमिया ना हो जाए, बीपी कम ना हो जाए, इनके लिए इसके उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेनेक्सेमिक एसिड देनी चाहिए। बाद में हार्मोनल पिल्स, जिनके हार्मोनल अगर डीयू भी है, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसमें हमें पता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ अनियमित मासिक हुआ है, तो ऐसे केस में हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं। बाद में प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, जीएनआरएच एनालोगस भी दे सकते हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट, कैसे केसेस में हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड है, तो होम्योपैथी में तो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हो सकता है यूटेराइन फाइब्रॉइड। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि फाइब्रॉइड की साइज बहुत ज्यादा हो, और अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसे कुछ केस में हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज तो हम डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर एंड एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो वो जो थिकनेस बढ़ गई है उनको हम डिस्टर्ब करके, जो एंडोमेट्रियम है उसका थोड़ा पार्ट डिस्टर्ब करके हम जो अनियमित मासिक है उनको क्योर कर सकते हैं। बाद में मायोमेक्टी और हिस्टेक्टोमी, मतलब पूरा जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, वो रिमूव कर देना इन द केसेस ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस। नाउ तो होम्योपैथी। अब ये तो बात हो गई अलाइड की, कि अलाइड में हम इस तरह से होम्योपैथी अनियमित मासिक है उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब होम्योपैथी, होम्योपैथी में हम क्या करते हैं? होम्योपैथी में हम डिजीज नहीं देखते। डिजीज है वो ठीक है, ये नाम का डिजीज है, लेकिन हम जो ट्रीट करते हैं वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पेशेंट के अंदर जो डिजीज है उनको नहीं करते। तो होम्योपैथी में क्या होता है कि हम पैथोलॉजी के बेस पर ट्रीटमेंट नहीं देते कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो ये दवाई दे दो,
अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो ये दवाई दे दो। हम पूरा केस हिस्ट्री लेते हैं, वो जो भी पेशेंट है उनको इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट की जो यूनिक एक्सप्रेशन है, जो मेंटल जनरल है, जो फिजिकल जनरल है, उन सबको देख के हम हमारी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। जो देके जो हमारा जो पेशेंट का इरेगुलर मेंसेस है, अनियमित मासिक धर्म है, वो क्योर हो जाता है। तो इसके अलावा अगर अनियमित मासिक धर्म का कोई भी केस आ रहा है तो उसमें हम क्या क्या लेते हैं। तो फ्लू का कैरेक्टर, जो फ्लू आता है वो कैसा है, कितने दिन तक आता है, जो ब्लड है वो कैसे कलर का है, कितना अमाउंट पे ब्लड लॉस होता है, कोई स्मेल आती है या नहीं आती है अगर ब्लड लॉस होता है तब और कोई कॉन्कोमिटेंट मतलब मासिक धर्म तो शुरू है, इसके अलावा उसके साथ अगर कोई भी बॉडी पार्ट में कोई भी कंप्लेन है, वो मासिक धर्म के साथ शुरू होती है और उसके साथ खत्म होती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। तो ऐसे सिम्टम्स लेते हैं, पेशेंट की मोडालिटी लेते हैं, इस सब में से हम एक पेशेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप बनाते हैं और उनके ऊपर से हम कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, और ऐसे हम जो अनियमित मासिक धर्म वाले केसेस है उनको क्योर करते हैं। ओके। नाउ वो हमारे होम्योपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी दवाई है। मोस्टली सारी दवाई है जो हम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली यूज करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली होम्योपैथी मेडिसिन दे पेशेंट को, तो बहुत मोस्टली सारी दवाई ऐसी है जो अनियमित मासिक में हो सकती है। लेकिन अभी हम थोड़ा थेरेप्यूटिक्स के साइड जाएंगे कि कौन कौन सी थेरेप्यूटिक्स मेडिसिन है जो हम अनियमित मासिक साइकिल है, अगर अनियमित मासिक धर्म है अगर कोई भी फीमेल को, तो हम ये मेडिसिन है जो थेराप्यूटिकली भी दे सकते हैं। सबसे पहले है पल्सटीला। पल्सटीला कैसी होती है कि उनका चेंजेबल मूड होता है। कोई डिसीजन लिया, फिर थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना, मुझे तो वो करना था, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। इनडिसिसिव होती है, चेंजेबल होती है, मूडी होती है। तो सेम उनके जो मासिक होता है, जो उनका मैसेज होता है वो भी सेम होता है, एकदम चेंजेबल होता है। इस बार में साइकिल प्रोलॉन्ग हुई, ब्राइट ब्लड हुआ, तो उस पिछली साल की साइकिल थी उसमें डार्क ब्लड था, मतलब जो मैसेज फ्लो है, मासिक धर्म का जो फ्लो है वो भी चेंज होगा, ड्यूरेशन भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट द मेंसेस इज टार्डी, टू लेट, स्केंटी एंड थिक डार्क। मतलब जो उसका मेंसेस होता है वो लेट आता है, थोड़ा कम आता है, हाइपोमेनोरिया होता है, और थिक एंड डार्क लाइक होता है। एंड सब कभी कभी क्लोटिंग भी आ जाता है, चेंजेबल होता है, साथ साथ इंटरमीडिएट होता है। मतलब हमने बोला ना कि कभी कभी बहुत सारे लोगों को कैसा होता है कि मंथ में 2 बार आ जाता है, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में 2 बार आ जाता है, उस वजह से उनका जो पल्सटिला जो लेडीज है उनका जो मासिक धर्म है वो उनका फ्लो चेंजेबल भी होगा, डार्क स्कैंटी कम भी आता होगा, डार्क भी होता और चेंजेबल भी होगा। इस साल इस बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लेंथ में ज्यादा हुई तो अगली बार की होगी वो शॉर्ट होगी, और ब्लड के कलर में भी चेंज हो सकता है। एथियोलॉजी मतलब कौन सा कारण है, कोज क्या है, वजह क्या है इरेगुलर मेंसेस की। तो सबसे पहले अगर सरप्राइज मेंसेस होगा, अगर एमिनोरिया होगा, तो उनका कारण होगा वेट फीट। अगर कोई फीमेल गई है कोई कहीं जगह पे गए हैं, कोल्ड जो ठंडा पानी उससे नहा लिया है, ठंडे पानी में अगर पग रख दिया, तो उनकी वजह से भी उनको एमिनोरिया सप्रेस मेंसेस हो सकता है। प्लस नर्वस स्टेबिलिटी, वो बहुत थक जाती है, टेंशन लगती है, नर्वसनेस हो जाता है, और क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब एनीमिया। अगर कोई भी लड़ी है उनको एनीमिया की वजह से भी अगर अनियमित मासिक हुआ है, तो उनके मुंह में भी हम पेसोडिला दे सकते हैं। नाउ द कॉन्कोमिटेंट डायरिया ड्यूरिंग और आफ्टर मेंसेस, सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग मेंसेस। मतलब डायरिया बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारी फीमेल को कितना होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो तब से उनको डायरिया शुरू हो जाता है, और जब मासिक धर्म खत्म होने के बाद ही डायरिया क्योर होता है। तो डायरिया ड्यूरिंग और आफ्टर मेंसेस और एनी सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग मेंसेस, अब बहुत ठंड लगती है उनके साथ साथ जब भी मासिक आता है उनको तब फील होता है कि मेरे जो सारे ऑर्गन है वो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर फील हो रहा है। बाद में मोडालिटीज, जब भी मासिक आता है, पेन होता है, मासिक आता है, तब उनको अगर खुली हवा में जाए, बाहर बैठे, बाहर घूमे, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बेटर इन ओपन एज। नाउ द सेपिया। सेपिया में हमें मोस्ट कॉमन फीलिंग पता है कि सेपिया में जो भी सेंसेशन है, बीलिंग डाउन सेंसेशन, मतलब जो
यूट्रस है, मोस्ट कॉमनली हम शेपिया किस केस में देते हैं? प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। तो शेपिया का जो भी सेंसेशन वो कैसा है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन। मेंसेस इज मे बी लेट और स्किम्पी। में जो मासिक धर्म है वो लेट जाएगा, मतलब 35 डेज प्लस हो जाएगा, बाद में भी नहीं आएगा, लेट जाएगा, स्किम्पी होगा, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्ली आ जाए, नो ज्यादा आए, मेनोरेजिया हो। पेन, पेन कैसा होता है कि शार्प क्लचिंग पेन। क्लचिंग पेन मतलब अगर हम कोई भी बस चीजें ट्विस्ट करें, तो ट्विस्ट ट्विस्ट करें तो तब कैसा पेन होता है? अगर हमारा कोई हाथ ट्विस्ट करे तो कैसा पेन होता है? वैसा शार्प क्लचिंग पेन होगा सेपिया को ड्यूरिंग मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी मासिक धर्म आएगा तब। उसके साथ साथ जो वायलेंट स्टिचिस पेन, जिसे स्टिचिस लगाते हैं उसके जैसा पेन होगा इन वजाइना, फ्रॉम अम्बिलिकल टू यूट्रस और यूट्रस टू अम्बिलिकल। कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट क्या क्या होगा? तो जो मासिक धर्म आएगा उनके साथ साथ उनको येलोविश ग्रीनिश मिल्की ल्यूकोरिया हो गए। एंड वो जो है वो मोस्टली जो छोटी लिटिल गर्ल्स होती है जिनका मासिक अभी भी शुरू हुआ है, प्यूबर्टी की एज होती है, उन गर्ल्स में ज्यादा दिखने को मिलेगा। और कभी कभी जो हमारा मासिक धर्म है फीमेल्स का, वो स्किप हो जाएगा उनकी वजह से, उनकी उनके इंस्टेड ऑफ मेंसेस देयर इज अ ल्यूकोरिया। मासिक की जगह पे उनको ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाएगा ना। तो शेपिया एंड लेकेसिस दोनों मेडिसिन हम जो मेनोपॉज की टाइम है, मेनोपॉज एज में, उसमें दे सकते हैं। तो शेपिया जो लेडीज है उनको मेनोपॉज के टाइम पे मेट्रोरेजिया होगा, ब्लीडिंग, ब्लड लॉस भी ज्यादा होगा, और साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगी। कभी कभी 15 दिन में 2 बार आ जाएगा, महीने में 1 बार आ जाएगा, ऐसे मेट्रोरेजिया होगा। साथ साथ में बहुत गर्मी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, मतलब sudden flashes of heat with weakness and sweat during menopause. नाउ तो कैलकेलिया कार्ब बनेगा। कैलकेलिया कार्ब, ये सारी जो मेडिसिन है ना वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हम दे सकते हैं। सबसे पहले कैलकेलिया कार्ब। कैलकेलिया कार्ब में मेंसेस कैसा होता है कि कभी अर्ली होता है, प्रोफ्यूज होता है, और कभी कभी डिले भी होता है। और जो भी मासिक धर्म है वो जल्दी आ जाता है। कैसी गर्ल में जल्दी आ जाता है? जो भी एकदम पेटी फ्लेबी जबी है, ओवरवेट है, ओबेस है, ऐसी जो भी गर्ल्स है उसमें जो मासिक धर्म है वो जल्दी आ जाता है। उसके साथ साथ पाल्पिटेशन, मतलब हमारे जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाते हैं, पाल्पिटेशन होता है। उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है ड्यूरिंग मेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? एकदम हेल्थी चबी बेबी होती है, ओबेसिटी होती है, उनके साथ साथ एकदम चिली होती है, कोल्ड इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस होता है, और उनके साथ साथ स्वेटिंग भी उनको बहुत होता है। जैसे आप लोगों ने कई बच्चों के कई माता पिता से मुंह से सुना होगा कि जब भी वो सोती है तो जब सो के उठती है तब उसका जो पिल्लो होता है वो पूरा गीला हो जाता है। किसकी वजह से? स्वेटिंग की वजह से। ठीक? मतलब जो कैलकुला टाइप का जो बेबी है, जो गर्ल है, उनको हेड एंड नेक में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कैलकुला टाइप का। अगर हमें सारा जो सिम्टम्स है, मेंटल फिजिकल सारे सिम्टम्स को कैलकुलेट आपके लगे, तो हमें एक बार स्वेटिंग का कंफर्मेशन कर लेना चाहिए। ओके, नाउ तो कॉन्कमिटेंट क्या क्या होता है? कोल्ड डैम्प फीट। जब भी मासिक आता है तब उनके अगर आप अगर फीट को एग्जामिन करें, अगर उसके पैरों को एग्जामिन करेंगे तो एकदम ठंडे हो जाएंगे। कोल्ड डैम्प फीट, उसके साथ साथ चक्कर आएंगे, वर्टिगो, टूथ एक एंड ब्रेस्ट में बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, मतलब मासिक धर्म के पहले और मासिक धर्म के बाद दोनों टाइम उसके जो ब्रेस्ट है उसमें सूजन आ जाएगी, एकदम पेनफुल, पेन हो गए, और पेनफुल ऑन टच, टेंडर हो गए, एंड कटिंग पेन इन यूट्रस। नाउ द लेकेसिस। मैं पता है लेकेसिस हम मोस्टली मेनोपॉज के टाइम पे देते हैं। तो लेकेसिस इज द क्लाइमेटिक मेडिसिन एंड लेफ्ट साइडेड है। ओके, नाउ लेकेसिस का मेंसेस कैसा होता है? टू शॉर्ट, टू फीबल, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आता है, और फीबल मतलब एकदम थका देता है मेंसेस। कभी कभी स्केंटी भी होता है, ब्लैक लंपी एंड एक्रिड, मतलब जब भी मेंसेस आता है वो वजाना के अराउंड जो भी पार्ट है, वल्वा है, वजाना है, उन सारे पार्ट में एकदम बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एकदम उसका जो ब्लड फ्लो है वो एकदम एक्रिड होता है, बर्निंग होता है। नाउ द मोडेलिटी। लेकिन इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक मोडेलिटी है कि जब भी हमें पीरियड्स नहीं आए होंगे, बिफोर पीरियड्स,
बहुत पेन होगा। बट आफ्टर पीरियड जैसे भी ब्लड का फ्लो शुरू होगा, वो सारा जो पेन है लेकेसिस पेशेंट का वो सारा रिलीव हो जाएगा। मतलब पेन आर ऑल रिलीव्ड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड एंड बिफोर द मेंसेस उनको एग्रावेशन होगा। नाउ द स्पेसिफिक, हम लोग सब लोग जानते हैं कि लेकेसिस है वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। लेकेसिस सबसे पहले वो लेफ्ट ओवरी में इफेक्ट करेगा। मतलब लेफ्ट ओवरी इज वेरी पेनफुल, सूजन आ जाएगी, एकदम हार्ड सूजन हार्ड हो जाएगी। उसके साथ साथ मस्ट लिप कवर्स, मतलब क्या, हम सब लोग जानते हैं कि लेकेसिस को कंस्ट्रिक्शन फीलिंग है। लाइक जो भी टाइट कपड़े, लेकिन इस पेशेंट कभी भी टाइट कपड़े पहन नहीं सकती। कभी भी उनको टाइट कपड़े पहन लिया अगर तो वो झट से निकाल देती है। मतलब जो भी कंस्ट्रिक्शन फीलिंग है लेकिन इस पेशेंट में कंस्ट्रिक्शन फीलिंग है, उनकी वजह से अगर टाइट कपड़े पहनेंगी, अगर कोई भी चीज अगर वो ढक के सोएगी, अगर सोने के वक्त अगर वो अपने पूरा बॉडी कवर करेगी तो उसके बाद उनको डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, कंस्ट्रिक्शन लाइक फीलिंग होगी। तो उनकी वजह से वो जो भी उनको कवर किया हुआ है वो सारा जो वो निकाल देगी। मस्ट लिफ्ट कवर्स। नाउ द स्टेज, कौन से स्टेज में हम प्लेकेसिस दे सकते हैं? लेकेसिस है वो स्पेशली बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर मेंसेस स्टार्ट हुआ, अगर अभी अभी पीरियड स्टार्ट ही हुआ है, मासिक धर्म स्टार्ट ही हुआ है, उस टाइम भी दे सकते हैं, मासिक धर्म खत्म होने के बाद भी दे सकते हैं, एंड मेनोपॉज के टाइम, क्लाइमेटिक एज के टाइम भी हम दे सकते हैं। नाउ द फोस्फरस, हम सब लोग जानते हैं कि फोस्फरस है वो हेमरेजिक मेडिसिन है। अगर बार बार हेमरेज होता है, नोज में से ब्लीडिंग होता है, एपिस्टेसिस होता है, उन सब के लिए अच्छी मेडिसिन है फोस्फरस। तो फोस्फरस में कैसा होता है कि मेंसिस, तो मेंसिस टू फ्रीक्वेंट, मतलब अगर हेमरेजिक मेडिसिन से, तो जो मासिक धर्म है वो उसकी जो साइकिल है वो शॉर्ट हो जाती है, डिक्रीज लेंथ ऑफ साइकिल। मतलब मेंसेस टू फ्रीक्वेंट बार बार आ जाता है, अगर आए तो बहुत टाइम तक रहता है, 10 मोर देन 10 डेज तक रहता है। उनका जो ब्लड फ्लो है वो ब्राइट फ्लड ब्लीडिंग होता है, उसके साथ साथ जो ब्लड फ्लो है वो जल्दी आ जाता है, कभी कभी जल्दी आ जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम भी आए और प्रोलॉन्ग भी रहे, बहुत टाइम तक रहे, साइकिल लेंथ बढ़ जाती है, उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग होता है वो कम होता है। मतलब दोनों पोलैरिटी है, ब्लीडिंग ज्यादा भी आ सकता है, साइकिल लेंथ कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। नाउ द कंस्टिट्यूशन, कैसा होता है फॉस्फोरस प्रेशर? अब सब लोग जानते ही हो, एकदम टोकेटिव, मतलब बहुत बातें करना पसंद है, एकदम रोमांटिक होता है, टोल हैंडसम, टोल, सेंसिटिव, एनीमिक पेशेंट। हीमोग्लोबिन कम होता है, उसके साथ साथ जब भी मासिक धर्म आता है उनको उनका पहले हार्मोनल चेंजेस की वजह से रोना बार बार आता है। और जब भी फॉस्फोरस पेशेंट पार्टी में जाता है, सब लोग वैसे तो सब लोग पहचान लेते ही होंगे, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँगा वहीं पे सब लोग आएंगे, मुझे मिलेंगे, मेरे साथ बात करेंगे, वैसा होता है फॉस्फोरस पेशेंट। फॉस्फोरस पेशेंट इज अ बेस्ट सेलर सेल्स पर्सन। नाउ द कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट क्या होता है कि फॉस्फोरस पेशेंट, हाँ, मासिक धर्म के साथ साथ प्रोफ्यूस स्मार्टिंग कोरोसिव ल्यूकोरिया, मतलब जो ल्यूकोरिया होता है वो ज्यादा भी होता है, एक्रेट भी होता है, और जो भी आसपास के पार्ट लगभग वजाइना वल्वा सारे पार्ट में वो कोरोसिव इफेक्ट आता है, वो सारे पार्ट में वो स्लाइट अल्सर अल्सर प्रोड्यूस करता है। और ड्यूरिंग मेंसेस और इंस्टेड ऑफ मेंसेस देयर इज अ ल्यूकोरिया इन फॉस्फोरस। ओके, देयर इज अ ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब जो भी नर्सिंग वुमन है, जो भी लैक्टेशन पीरियड में जो वुमन है जो अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, ऐसी वुमन में क्या होता है कि ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स। ओके, नाउ द फेरम मेटालिकम, फेरम मेटालिकम है वो हम फेरम पोस्ट, फेरम मेट, सारी मेडिसिन हम एनीमिया के लिए देते हैं, बायोकेमिक में भी देते हैं और होम्योपैथिक में भी देते हैं। द मेंसेस, मेंसेस इज पेल वाटरी। मेंसेस कैसा होता है कि बहुत ब्राइट रेड ब्लड नहीं होता, लेकिन वो जो ब्लड होता है वो पेल एंड वाटरी, वाटरी ज्यादा होता है। टू अर्ली टू प्रोटेक्टेड होता है, मतलब जो भी फीमेल है उनको थका देता है, बहुत वीकनेस आती है, क्योंकि ब्लड लॉस भी इतना होता है, टाइम भी इतना लगाता है, 10 डेज, 5 डेज, 6 डेज के ऊपर चला जाता है।
नाउ द लिमिट और टू, मतलब जो भी अगर हमें हमारी साइकिल है 67 डेज में पीरियड चला गया, मासिक धर्म चला गया, तो फेरमबट में पेशेंट में कैसा होता है कि एक दिन चला गया, पूरा हो गया, 2 दिन के बाद में वापस आया, 2 दिन के बाद वापस आया। ठीक, ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो भी फेरनहाइट की वुमन है वो एकदम वीक डेलिकेट होती है, उसके साथ साथ एनीमिया क्लोरेटिक होती है, और उसका जो फेस होता है एकदम फायरी रेड फेस, मतलब एकदम पूरा लाल होगा, एनीमिया होगा, और वो जो फीमेल है वो एकदम वीक एंड डेलिकेट। नाउ द कॉन्कोमेटेड फेरनहाइट में ड्यूरिंग मासिक धर्म के साथ साथ में लेबर लाइक पेन, डिस्चार्ज ऑफ लॉन्ग पीसेस ऑफ फ्रॉम यूट्रस, मतलब पेन कैसा होता है कि नॉर्मल लेबर में कैसा पेन होता है, ऐसा प्रोफ्यूजन प्रोटेक्टेड, मतलब जो फीमेल है उनको थका देगा, वीकनेस दे देगा, पूरा दिन वो सोती ही रहेगी जब भी मासिक धर्म आएगा तब। साथ साथ में जो ब्लड है उसमें प्रोटीन भी आएगा और लॉन्ग पीसेस भी आएंगे, मतलब जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो बढ़ जाता है इन द फोरेनमाइट पेशेंट। ल्यूकोलाइटिस मिल्की, मतलब वाइट मिल्की एंड एक्रिड ल्यूकोला, जो भी पास पास के ऑर्गन है, वजाइना वल्वा सारे में एक्रिड कोरोसिव होगा, जो भी ल्यूकोला का डिस्चार्ज होगा वो, और स्पेशली एट प्यूबर्टी। नाउ तो सबाइना, सबाइना का जो पेन है ना वो कैरेक्टरिस्टिक पेन है, सेक्रोप्यूबिक पेन। उसका जो मैसेज है वो टू प्रोफ्यूज, टू अर्ली एंड गजिंग ऑफ कोल्ड, मतलब फीमेल कैसा कहेगी, फ्लो तो ऐसा है कि बहुत सारा फ्लो है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, डेट से पहले भी आ गया है, अर्ली भी है, उसके साथ साथ गजिंग ऑफ कोल्ड, मतलब जब भी ब्लीडिंग पास होगा, फ्लो आएगा, तब उनको फील होगा कि ये बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, मतलब गजिंग ऑफ हॉट ब्राइट वॉटरी ब्लड, उसके साथ साथ कभी कभी डार्क ब्लड भी मिक्स हो गए। नाउ द पेन, पेन इज कैरेक्टरिस्टिक पेन फ्रॉम सेक्रम टू प्यूबिस, जो हमारे बोन्स है सेक्रम एंड प्यूबिस। तो ये जो ड्यूरिंग मेंसेस, जो मासिक धर्म के दौरान दौरान जो भी पेन होता है सबेना फीमेल को, वो कैसा होता है कि सेक्रम टू प्यूबिस पेन जाएगा, प्यूबिस टू सेक्रम जाएगा, मतलब पेन ऊपर चढ़ होगा, कभी कभी सेक्रम टू प्यूबिस से प्यूबिस बोन तक जाएगा, कभी प्यूबिस टू सेक्रम जाएगा, कभी कभी वजाना तक भी चला जाएगा। नाउ द मोडालिटीज, पेन एंड ब्लीडिंग वर्स फ्रॉम लिस्ट मोशन, मतलब थोड़ा भी चलेगी, थोड़ा भी अगर एक्सरसाइज करेगी तो क्या होगा कि ब्लीडिंग भी ज्यादा हो जाएगा, ब्लीडिंग ब्लड लॉस भी ज्यादा होगा, और पेन भी उनको ज्यादा होगा बाय लिस्ट मोशन। एंड अगर थोड़ा सा भी चलेगी तो उनको अच्छा लगेगा, बेटर बाय वॉकिंग एंड वर्क फ्रॉम लिस्ट मोशन। अगर कोई फीमेल सोई हुई है और खड़ी होगी तो उनका ब्लड लॉस पेन, वो पेन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वॉकिंग करेगी चलेगी तो उनके पेन में बेटर होगा। नाउ द ट्रिलियम, ट्रिलियम जो मेडिसिन है वो हम ज्यादातर अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड हो तो ऐसे केसेस में ब्लीडिंग ज्यादा हो, पेन ज्यादा हो, तो उसमें दे सकते हैं ट्रिलियम। उनका भी एक खास सेंसेशन है, पुलिंग अपार्ट, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रिलियम का। ओके, नाउ तो उनका मासिक कैसा होता है, मेंसेस इज प्रोफ्यूज गशिंग ब्लीडिंग ऑफ ब्राइट ब्लड ऑन लिस्ट मूवमेंट, मतलब मासिक जो ब्लीडिंग है वो भी ज्यादा है, उसके साथ साथ जो ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का है, और उसमें भी ऐसा ही है जैसे सबाइना में है कि थोड़ा भी मोशन करेगी तो वो एग्रावेट होगा, तो ट्रिलियन में भी ऐसा ही है, थोड़ा भी अगर फीमेल है वो मोशन करेगी तो उनका ब्लड फ्लो भी एग्रावेट होगा और पेन भी एग्रावेट होगा। और मेंसेस एवरी 2 वीक्स, मतलब अगर 15 दिन में एक बार आ जाना, महीने में 2 बार आ जाना, एवरी 2 वीक, एवरी 15 डेज में मेंसेस आ जाएगा। तीन सेंसेशन, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है ड्यूरिंग मेंसेस, तो यूटेराइन हेमरेज विथ अ सेंसेशन एज तो हिप एंड बैक वेर फॉलिंग टू पीसेस, मतलब जब भी मासिक आता है रीलियम पेशेंट को, रीलियम फीमेल को, तब क्या होता है कि उनको कैरेक्टरिस्टिक पेन कैसा सेंसेशन आता है, उसका जो हिप है, उनका जो बैक है, वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, वैसा पेन होगा। मोडलिटीज, पेन इज बेटर बाय टाइट बैंडेज। इंडिकेशन, कौन कौन से केसेस में ट्रिलियम हम दे सकते हैं, तो सबसे पहले हेमरेज फ्रॉम फाइब्रोइड, अगर यूटेराइन फाइब्रोइड हो उनकी वजह से अगर ब्लीडिंग ज्यादा है,
पेन ज्यादा है तो उसके दर्द ज्यादा है, तो इस ऐसे केस में हम प्रीलियम दे सकते हैं। उसके साथ साथ फेंटनेस मतलब वीकनेस आ जाना, स्टमक में पेन होगा, सिंकिंग सेंसेशन मतलब मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे पेट में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पेट में कुछ हो रहा है, फीलिंग मेंसिस, ऐसी फीलिंग होती है प्रीलियम की। ओके, नाउ अब मैं केस प्रेजेंट करूंगी। वो जो केस है वो अनियमित इरेगुलर मेंसेस का, ये अनियमित मासिक का वो जो केस है, वो पूरी हिस्ट्री लेके कंस्टिट्यूशन मेडिसिन दी थी, और आज आफ्टर मोस्टली आफ्टर 6 to 7 मंथ उनका पूरा क्योर हो गया। जो मेंसेस, जो मासिक धर्म था जो इरेगुलर था, वो पूरा अब रेगुलर हो गया। ओके, तो 20 ईयर ओल्ड फीमेल, 20 ईयर की ओल्ड फीमेल है, अभी वो बीएचएमएस में है, फर्स्ट बीएचएमएस में। उनने नीट एग्जाम दी थी। अ, उसको जाना था एमबीबीएस में। उनके बीच वो जो फीमेल है वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। उसको जाना था एमबीबीएस में, और बहुत क्लेवर भी, होशियार भी थे, बहुत अच्छी तरह से तैयारी भी कर रही थी, प्रिपरेशन भी कर रही थी नीट की। लेकिन नीट एग्जाम गई, उसके बाद में उनको बुखार आना स्टार्ट हो गया। बुखार है, जो पूरा बॉडी था वो उसका हॉट रहता था, हॉट बॉडी एंड फीवर आफ्टर नीट एग्जाम। क्यों? क्योंकि नीट एग्जाम थी वो थोड़ी हार्ड थी, और उससे पता चल गया था कि अब नीट एग्जाम गई है लेकिन मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाद में ही उनको बुखार आना स्टार्ट हो गया, और पूरी बॉडी हॉट रहती थी। ठीक? उनकी उसमें उसके लिए उसने एलोपैथिक में ट्रीटमेंट ली। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट तो ली, मगर उसका बुखार और जो हॉट बॉडी वाली सेंसेशन थी वो तो नहीं गई थी। बस उसके साथ साथ उनको जो मासिक धर्म है उसका, वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो गया। मतलब कभी 1 महीने पे आता था, कभी 2 महीने, 3 महीने चले जाते थे, फिर भी पीरियड्स नहीं आते थे। तो आफ्टर द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, टेकन एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर द फीवर एंड हॉट बॉडी, उनको कंटिन्यूअस स्पॉटिंग कभी कभी होता था, और जो उसका मासिक है वो इरेगुलर होता था, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, डिसाइडेड ही नहीं होता था कि कब आएगा। Okay. उसकी लास्ट डेट थी 24 जुलाई 2025, और ये केस मैंने लिया था और 13 जुलाई को। ओके, नाउ द पास्ट पास्ट हिस्ट्री क्या थी, तो उनको बचपन में मतलब आई थिंक 15 ईयर में ब्रेस्ट एब्सेस हुआ था। उसको रिकरेंस टाइप होती थी रिसेंटली। नाउ तो फिजिकल जनरल, एपिटाइटिस टू यूरिन सब कुछ नॉर्मल था। फर्स्ट तो 2 to 2.5 लीटर्स पर डे। थर्मल तो बहुत चिली पेशेंट थी, ठंड बहुत लगती थी उसे। क्रेविंग तो नो स्पेसिफिक क्रेविंग, बट एक क्रेविंग स्पेसिफिक थी कि उनको स्वीट की डिजायर ज्यादा होती थी। नाउ तो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में उसके जो नाना थे उन्हें मेटरनल ग्रैंडफादर थे, नाना थे उन्हें अस्थमा था। पायल्स एंड रीनल स्टोन था उसके दादा को। एक्जिमा सिस्टर एंड मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल रिटार्डेशन था अ, अ, उनके ब्रदर को। नाउ उनका मेंटल पिक्चर कैसा था? जब भी आफ्टर द नीट एग्जाम उनको जो कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो सारा कॉन्फिडेंस नहीं था। देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर द नीट एग्जाम, और फियर ऑफ घोस्ट एंड फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये दोनों ही स्पेसिफिक फियर थे उसमें। उसके साथ साथ वो इनडिसिसिव थी, कोई भी बात अगर डिसीजन लेना हो तो ले, वो नहीं ले सकती थी, इरेगुलेशन था, इनडिसिसिव थे। साथ साथ में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था। और जैसे हमने बात की कि वो बहुत एम्बिशियस थी, उन्हें एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना था। और उसका रीजन, एमबीबीएस में एडमिशन लेने का रीजन ये था कि उनके कोई रिलेटिव में कैंसर था किसी को। आई थिंक उसके जो कजिन्स बुआ थे उनको कैंसर था, और उन्होंने देखा है कि कैंसर में पेशेंट कैसे सफर होता है। तो वो जब से देखा था तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बनूंगी तो डॉक्टर, और एमबीबीएस में एडमिशन लूंगी। लेकिन जो नीट एग्जाम है वो थोड़ी हार्ड थी, और नीट एग्जाम के बाद उसे पता चल गया था कि मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तभी से उनको सारी कंप्लेंट स्टार्ट होती थी, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ एम्बिशन। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? हाईली एम्बिशियस था, अभी बीएचएमएस में है लेकिन फिर भी अ, अभी भी उनका उन- उसे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके एमडी करना है, मतलब हाईली एम्बिशियस है एंड वेरी टाइम पंक्चुअल है, कभी भी कहीं भी जाने में कभी भी लेट नहीं होती वो। Okay, तो फिर मैंने रूब्रिक लिए थे, माइंड एम्बिशन इंक्रीज,
mind ambition loss of, mind anxiety time is satisfied as if, mind confidence want of self, and mind fear of ghost. Now, uh, now सबसे पहले मैंने दी थी कार्सिनोसिन 200, बिकॉज जैसे मैंने कार्सिनोसिन बहुत सारी बुक में पढ़ी है कि जो भी पेशेंट होता है एकदम फास्टिडियस होता है, साथ के साथ एम्बिशियस होता है, बहुत सारा कुछ करना है लाइफ में, और जब भी उनका गोल रिसीव हुआ, मतलब जो भी करना है वो अगर वो अचीव नहीं हुआ, बाद में भी सारी कंप्लेन स्टार्ट होती है। और उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं 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 पे भी कैंसर हो, अस्थमा हो अगर, और फैमिली में किसी को भी मेंटल रिटार्डेशन हो, तो हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। और बहुत सारे कहीं भी सिम्टम्स थे जो कार्सिनोसिन के उसमें मैच हो रहे थे। हाँ, ऐसी हिस्ट्री ऐसी थी कि उनके जो बेटी है, जो अभी पेशेंट है मेरी, उसके बर्थ के बाद उनकी मम्मी जो है वो उनके हस्बैंड की, हस्बैंड हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे, उसकी वजह से वो घर छोड़ के उसकी नानी के यहाँ रहने चली गई थी। और जो अभी ये मेरी पेशेंट है, उसकी उसकी मम्मी उसे लेके लेके नहीं गई, उसके भैया को लेके उसके मायके चली गई। और ये जो हमारी मेरी जो पेशेंट है, उसको पीछे से उसकी दादी उसके दादा सारे टॉर्चर करते थे। और उनका जो छोटा भाई है और एक, उसे मारते थे। मतलब बहुत सारा मेंटल टॉर्चरिंग था, बहुत सारा डोमिनेशन था उसकी फैमिली में से। तो इस सारे बेस पे से मैंने उसे कार्सिनोसिन 200 का एक डोज दिया था। Okay. सबसे पहले फर्स्ट एलएमपी थी 24 जुलाई। हाँ, 24 जुलाई को लास्ट उनको पीरियड्स आए थे, मैंने दवा स्टार्ट की थी जुलाई 13 जुलाई से। नेक्स्ट 18 अगस्त को मैंने सेकेलेक दी थी, और बाद में उनके 22 अगस्त को पीरियड्स आ गए। सितंबर में 21 सितंबर में पीरियड्स आए, बाद में अक्टूबर में नहीं आए, मतलब एक महीना स्किप हो गया। बाद में मैंने कास्टोमेटिक 200 फिर से रिपीट की, और फिर में नवंबर में 7 नवंबर उसकी लास्ट एलएमपी थी। बाद में थोड़े एक्यूट सिम्टम्स लाइक उसके बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन हुआ था, पेट में जलन हो रही थी, एब्डोमिनल पेन था। हाँ, तो वो सारे सिम्टम्स थे, साथ साथ में कोल्ड कफ कोलाई जैसे एक कुछ सिम्टम्स थे। मुझे लगा कि नहीं, अभी अभी कार्डियो से रिपीट किए तो उसकी एक्शन चल रही है, तो फिर मैंने प्लेसेबो की सेक लग दी। और बाद में नेक्स्ट मंथ 6 दिसंबर को उनके पीरियड्स रेगुलर आ गए। बाद में 1 जनवरी जनवरी में अब कॉन्स्टिपेशन तो था ही, वो बढ़ गया था। और उसके साथ साथ एग्जाम भी आ रही थी, तो वो थकान जगना सब कुछ बढ़ गया था उस वक्त। तो उस टाइम पे मैंने नक्सोमेगा का एक सिंगल डोज दिया था। और बाद में मेंसेस आए थे 9 जनवरी 2026 में। और अभी अभी फेब्रुआरी में उसके पीरियड्स आ गए 9 फरवरी 2026 को। तो अगर हम कोई भी केस में, इरेगुलर मेंसेस की बात नहीं है, कोई भी केस अगर ले ले, अगर हम कंस्टिट्यूशन मेडिसिन देंगे तो फाइनल आउटकम होगा कि उनको क्योर हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें फाइनल आउटकम है कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर थी, अब जो 6 to 7 मंथ में वो रेगुलर हो गई है ना। समझ, अगर कोई भी केस है, हमारी जो होम्योपैथिक साइंस है वो आर्ट एंड साइंस है हीलिंग की। अगर कोई भी, हमने बहुत सारे कोशिश देखे ही है कि किन किन वजह से अनियमित मासिक हो सकता है। तो हमसे सबसे पहले अगर हमें लगे कि इसमें हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं है, टेंशन स्ट्रेस है वो मेन रीजन नहीं है, तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए। तो ये अगर स्ट्रक्चरल केसेस है, अगर स्ट्रक्चरल कोई कोर्स है, तो हम उसे क्योर नहीं कर सकते, तो उससे स्ट्रक्चरल कोशिश में, और अगर कोई दवा ऐसी ले रहे हैं उसकी वजह से अगर अनियमित मासिक है, तो वो सब सारे केसेस रूल आउट करने के लिए हमें कई बार इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन, कोई भी केसेस ले लो, अगर इरेगुलर अनियमित मासिक का ले लो या कोई भी केसेस ले लो, तो हमें जो मोडालिटीज है वो अगर अच्छी मिल जाए, अगर अनियमित मासिक का कोई केस है उसमें अगर हमें फ्लो फ्लो कोई कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए और उनमें से कोई मेडिसिन मिल जाए, तो वो बेस्ट है। साथ साथ मोडालिटीज तो मैच कर ली हमने, फ्लो तो मैच कर लिया हमने, पेन फ्लो और थर्मल, बस उसके साथ साथ कंस्टिट्यूशन भी मैच होना चाहिए। फिजिकल जनरल एंड मेंटल जनरल दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर अगर कोई भी केस में मोडालिटीज भी मैच हो गई, फ्लो भी मैच हो गया, लेकिन अगर कंस्टिट्यूशन मेंटल जनरल मैच नहीं होते, तो हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मतलब कोई भी केसेस हो तो उसमें फिजिकल जनरल एंड मेंटल जनरल दोनों इंपॉर्टेंट है।
दोनों पर से डिसाइड करके हमें मेडिसिन देनी चाहिए। मतलब हमें कोई होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, होम्योपैथिक अप्रोच क्या है कि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, जो भी पैथोलॉजी है उसको नहीं। थैंक यू सर। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन योर चैट बॉक्स। हमारे पास अभी भी 10 मिनट है। हाँ। डॉक्टर राम परवेश सर, आपका ऑडियो अनम्यूट है सर। वीडियो अनम्यूट नहीं हो रहा है। सर हो गया। मैम आपके पास कुछ और कुछ और केस हो इसके रिगार्डिंग तो यू कैन डिस्कस ऑल्सो। यस। अभी हेलो और एक हेलो केस। हेलो। हाँ मैं, हाँ, हाँ सर। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर नर्मदा त्रिवेदी जी। थैंक यू सर। वेरी वेरी थैंक्स। शानदार, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किए अनियमित मासिक मेंटल मेंस्ट्रुअल पीरियड का, और जो पिलर दिए बहुत अच्छा। आपने जो है 4 पिलर का जो है बताए और दिए कि बहुत बढ़िया, फिजिकल, इंडोक्राइन एंड स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक एंड लॉट ऑफ मेडिसिन, पल्चेटला और सिपिया। बहुत अच्छा यस। डिस्क्राइब किए, बहुत बढ़िया लगा हमको पल्चेटला सिपिया। और कलकेरिया कार और लैकेसीस जो हेमरेजिक रेमेडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताए, बहुत बढ़िया लगा। और दूसरा फास्फोरस एंड फेरम मेटालिका है ना, तो बहुत यस सर। सवाइना ट्रिलियम, तो बहुत अच्छा आप जो है डिस्क्राइब किए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैम कोई केस बता रहे थे आप? हाँ, और एक केस था मेरे पास, वो भी बीएचएमएस की स्टूडेंट ही थी। उनको भी ऐसा ही था कि जो इरेगुलर मेंसेस का केस था उसमें भी ऐसा ही था। उनको मैंने कई कई लकाब दी थी। बहुत ऑब्स्टिनेट थी, बहुत जिद्दी थी, और उसके साथ साथ इगोइस्टिक। हम देखते हैं कि कई कई लकाब ऑब्स्टिनेट होती है, और उसके साथ साथ कई केस में ऐसे देखने को मिलेगा कि वो बहुत शांत होती है, वो काम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी कई कई लकाब ऑब्स्टिनेट होने के साथ साथ इगोइस्टिक भी होती है और फास्टिडियस भी होती है, क्योंकि उनको फियर होता है कि मुझे कोई डिजीज ना हो जाए, मुझे कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। और उसके तो ऐसा ही था उस केस में। तो उसमें उसको भी मैंने कई कई लकाब का एक ही डोज दिया था, और उसके बाद उन्हें उसका जो पूरा मेंसेस है वो था, पीरियड्स था, वो रेगुलर हो गया, डेट टू डेट। मतलब जो हमारे इरेगुलर मेंसेस के जो केसेस होते हैं, वो मोस्टली हम अगर थेरेपेटिक्स के साइड ना जाए तो कंसल्टेशन अप्रोच लेके भी बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक केस था मेरा यूट्राइन फाइब्रॉइड का। जब भी मैंने केस स्टार्ट किया था उस टाइम पे उसे फाइब्रॉइड नहीं था। जो पूरी लास्ट बॉडी है वाले वो केस में सूज था। मेडिसिन क्या थी? हाँ। लास्ट वाले केस में मेडिसिन क्या थी आपकी? किलकिला। किल की? किलकिला का। हाँ। जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने जो रूब्रिक्स का जो सिलेक्शन किए, जैसे बताए कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग, उस ढंग से बहुत अच्छा। और नियम भी है होम्योपैथी का, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, है ना, यस सर। अकॉर्डिंग टू यस जो यस। है सिम्टम। तो एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, इसलिए यह सिम्टोलॉजिकल एंगल से और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत अच्छा क्योर वे में जो है बीमारी ठीक हो गई। और मेंस का तो इरेगुलर है तो रेगुलर होना ही है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में। तो वेरी वेरी यस सर। थैंक्स नर्मदा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया। हाँ मैम आपको केस बता रहे थे। हाँ, उसके अलावा एक केस था यूटेराइन फाइब्रॉइड का। उसमें क्या था कि जब भी उसने मेरे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, तब पूरी बॉडी में सूजन आ जाती थी। उसके हस्बैंड के साथ उसकी बहुत सारी इश्यू रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। तो जब भी उसको गुस्सा आया तब चीजें फोड़ देती थी, चीजें फेंक देती थी, उसके साथ साथ पूरी बॉडी में सूजन आ जाती थी।
तो 2 to 3 मंथ्स के लिए मेडिसिन ली और सूजन और सब कुछ कम हो गया। उस बीच में ऐसा हुआ था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट होने के टाइम जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं ना, वो हथेली में घुस गए थे। उस टाइम पे मैंने कभी कोई केस देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि सिलिसिया है, वो फॉरेन पार्टिकल रिमूव करती है। लेकिन उस बीच में मैंने सिलिसिया दे दी, मैंने बोला कि सिलिसिया जो है 1 ml उसका एक डोज ले लो। दूसरे दिन जो पूरे जो कांच के पार्टिकल अगर घुस गए थे अंदर, उसको भी पता नहीं था कि कांच के पार्टिकल अंदर है, वो सारे निकल गए। और बाद में जो मेंसेस है वो प्रोफ्यूज था, पेन भी इतना होता था। तो भी मुझे एक बार डाउट लगा कि शायद ये फाइब्रोइड हो सकता है, क्योंकि उसकी एज भी ऐसी है, मेनोपॉज अराउंड। तो फाइब्रोइड भी निकला। बाद में जो कंस्टिट्यूशन मेडिसिन स्टार्ट थी वही कंटिन्यू की। आज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ आफ्टर फाइब्रोइड डिटेक्टेड, आज उनको कोई भी कंप्लेन नहीं है। उसका पीरियड्स भी रेगुलर है, जो ब्लड फ्लो है वो भी नॉर्मल हो गया है, पेन भी नॉर्मल हो गया है। अ, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो उसका दो पोल होता है सर। अगर हमने देखा है कि आर्सेनिक बेस ही है, तो ऐसा नहीं होता। आर्सेनिक फास्टिडियस भी होती है और डर्टी भी होती है। जैसे हमने सल्फर देखा है, तो सल्फर बहुत गंदी है, हमें पता है, तो उसके साथ साथ सल्फर फास्टिडियस भी हो सकती है। तो कोई भी मेडिसिन का दो पोलर देखना चाहे, दो पोलरिटी होती है। तो कोई एक बात हम चक्कर के नहीं सकते कि नहीं कल के लकाब ऐसी ही है कि सल्फर ऐसी ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हाँ बहुत Okay, अच्छा वर्क करती है। thank you so much, ma'am, for this wonderful session. थैंक यू Now, सर। I would request Dr. Dhanesh to take over the session for. Hello, Dr. Dhanesh. मैम नेक्स्ट सेशन भी आप ही का है? नहीं, अच्छा। मेरा तो हो गया है इससे पहले इंग्लिश सेशन। ओके ओके। इंग्लिश सेशन मॉडरेटर डॉक्टर धनेश। हाँ, इंग्लिश सेशन मेरा हो गया है। तब मुझे सर ने बोला था कि आप हिंदी में भी ले लो। ओके 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 डॉक्टर धनेश, यू कैन टेक द नेक्स्ट सेशन. Please make me host. ओके वेट. Yes, योर yes, होस्ट, योर होस्ट नाउ सर. yes. Thank you,